प्यारे बच्चों, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में पहली बार एमसीक्यू के तौर पर एमसीक्यू का आशय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हाई स्कूल में 20 प्रश्न आएंगे और इंटर में विगत कई वर्षों से आ रहे हैं, इस वर्ष भी रहेंगे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको अपने चित्रण में विशेष ध्यान देते हुए लिखित, खासकर जो चित्रकला का इतिहास है उसको भी आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे उस प्रश्न के आपको इस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे कि आपको एक प्रश्न से करीब 5-6 प्रश्न बन जाएंगे, जिससे आप बड़े सरलतापूर्वक जो भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप सहजता से हल कर पाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि एक भी त्रुटि से वो आपका 1 नंबर नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस वीडियो को देखकर, जिसमें मैं 50 प्रश्न दे रहा हूँ, इस तरह करके आगे ये पहला सीरीज होगा, दूसरा, तीसरा, 3-4 सीरीज में, जिसमें हर एक सीरीज में 50 प्रश्न देते हुए आपकी तैयारी इस स्तर का कर दूंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रश्न से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से उसको। हाँ, तो प्रश्न की श्रृंखला में राजीव प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो हम सबको उपलब्ध है, उसमें से 100 के आसपास प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों की हम लोग व्याख्या करते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके बनेंगे, उन प्रश्नों से आपके सभी उत्तर समझ में आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा कहाँ पर है? जिसके 4 उत्तर दिए गए हैं, राजस्थान, सरगुजा छत्तीसगढ़, बिहार और मिर्जापुर। तो इनमें से आपका प्रश्न संख्या 2 सही है, सरगुजा छत्तीसगढ़। इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरगुजा छत्तीसगढ़, ये सरगुजा जो रियासत है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, लेकिन एक समय छत्तीसगढ़ सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो आपका कभी इस तरह से प्रश्न पूछा गया, छत्तीसगढ़ अगर नहीं है तो आपको ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जिस कारण से सरगुजा भी छत्तीसगढ़ में गया। वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न अगर आपसे बन सकता है, देखिए इसमें हमने इससे संबंधित इतने उत्तर बना दिए हैं कि हो सकता है कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, जिसके आप लोग जोगीमारा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो जिसके आपके संभावित उत्तर रहेंगे, इसको आप लोग समझिए। प्रश्न आ सकता है कि जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में, सरगुजा रियासत है, लेकिन वर्तमान में किस जिले में है? तो जिला आप लोग नोट कर लीजिएगा, अंबिकापुर। ये प्रश्न बन सकता है कि जोगीमारा की गुफा वर्तमान में किस जिले में है? तो राज्य तो छत्तीसगढ़ हो गया, जिला है अंबिकापुर, एक हो गया। दूसरा अगर प्रश्न आपसे पूछता है, कभी बन गया प्रश्न आपका कि भित्ति चित्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर उपलब्ध है? तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये भित्ति चित्र का प्राचीनतम साक्ष्य है जोगीमारा की गुफा, जिसका निर्माण काल 300 ईस्वी पूर्व, आप लोग इसको मौर्यकालीन भी कह सकते हैं, इसको आप लोग मौर्यकालीन गुफा है। ये कहीं कहीं पे लिखने में आता है कि अशोक ने भी इसके निर्माण में सहयोग किया था। तो ये देखिए आपके प्रश्न बन रहे, जिला हो गया, किस जगह राज्य में, ये स्थित क्लियर हो गया। भित्ति चित्र का ये प्राचीनतम साक्ष्य है, इसके पूर्व भित्ति चित्र का कोई भी चित्र कहीं नहीं मिला है। अब देखिए भित्ति चित्र क्या होती है? भित्ति माने होती है दीवाल, तो जो चीजें दीवाल पे चित्र बनाए गए उसी को भित्ति चित्र कहते हैं। किसी माध्यम से कुरेद कर कुछ बनाते हैं, इस तरह से भित्ति चित्र बनता है, जिसका निर्माण 300 ईस्वी पूर्व काल मौर्यकालीन हो गया। इसका जो स्थल है वो रामगढ़ की पहाड़ियाँ कही जाती है। ये आज के आसपास की पहाड़ियों को रामगढ़ की पहाड़ी कहते हैं, जहाँ पर आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है। ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे, जहाँ से उद्गम होता है उसके एकदम समीप में है, और यहाँ पर धार्मिक महत्व की स्थल है, यहाँ पर आज भी मेला लगता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका आकार, ये एक प्रश्न जरूर बन सकता है, इसका आकार क्या है? इसकी 10 फीट गहराई है, बहुत छोटी गुफा है, कोई बहुत बड़ी गुफा नहीं है। 10 फीट इसकी गहराई है, 6 फीट चौड़ाई और 6 फीट ही ऊंचाई है। तो सोचिए 6 फीट का एक सामान्य आकार होता है हमारा प्रायः 6 फीट। अब 6 फीट का अगर 4 फीट का भी व्यक्ति होगा, हाथ ऊपर कर देगा तो उसकी ऊंचाई 6 फीट आराम से इसको स्पर्श कर सकती है। तो गुफा की छत काफ़ी नीची होने के कारण से जो लोग वहाँ जाते, चित्र देखते और हाथ से उसको छूते, जिस कारण से जो मूल चित्र थे वे सब नष्ट हो गए। उसके बाद मूल चित्र जो थे पहले लाल रंग से बने थे, उसके बाद
उन सब चित्रों को सफ़ेद रंग से पोत करके फिर काले रंग से चित्रांकन अकुशल चित्रकारों के द्वारा किया गया। किताबों में लिखा आता है अकुशल, अकुशल का मतलब ऐसे चित्रकार जिनको सही से चित्रण नहीं आता था, उन्हीं रेखाओं पे उन्होंने रेखाएं चला दी। तो यहाँ पर कुल 7 गुफा थी, वर्तमान में केवल 2 गुफा शेष है। पहली जोगीमारा गुफा, दूसरी गुफा है सीता बोंगड़ा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। सीता बोंगड़ा की गुफा, इसको प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। नाट्यशाला का मतलब जहां पर नाटक खेले जाते थे। सोचिए प्राचीन काल में 300 ईस्वी पूर्व के समय में ये नाट्यशाला स्थित थी, जिसको बोलते हैं सीता बोंगड़ा। तो आप एक प्रश्न जोगीमारा गुफा से संबंधित 6-7 प्रश्न बन गए। इसी तरह से आगामी प्रश्नों में बताते हैं। आप वीडियो के बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बराबर वीडियो देखिए, आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है कि भारतीय पहाड़ी चित्रकला का विकास क्रम क्या है, जिसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। 1012, 1100 से 1300, 1050 से 1500 और 1600 से 1800। इसमें सही उत्तर आपका होगा 4। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया 1600 से 1800। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आ सकता है कि इसकी खोज किसने की। 1904 में डॉक्टर ब्लैक, जो फ्रांस के रहने वाले थे। प्रश्न अगर आपसे बन गया कि पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की, तो नाम डॉक्टर ब्लैक। कहाँ के रहने वाले थे डॉक्टर ब्लैक? ये फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत व्याख्या की राजपूत पेंटिंग्स में और पहाड़ी चित्रकला में। इसके बाद 1760 में गुलेर से इसको प्रारंभ माना जाता है। गुलेर जो एक पहाड़ी कला का मुख्य स्थल था, गुलेर। यहाँ पे कुल मुख्य रूप से 3 शैलियाँ फेमस थी, गुलेर, कांगड़ा और बसोली। बसोली का चित्रकार नैनसुख का बहुत ही नाम है। ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि कौन कौन सी पहाड़ी में मुख्य कलम है, तो गुलेर, कांगड़ा और बसोली। चंबा, कुल्लू वगैरह भी हैं, जम्बू, चंबा, कुल्लू, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 स्थल माने जाते हैं जहाँ पे पहाड़ी कला का अच्छा खासा विकास हुआ। इसके चित्रकार थे नैनसुख, और पहाड़ी चित्रकला का जो विषय था वो राधा कृष्ण के प्रेम में, सारे चित्रों का भाव राधा कृष्ण का प्रेम और उनके आपसी संबंधों को इसमें दिखाया गया है। और पहाड़ी चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है 1760 में, जो जब मुगलों का पतन हो गया तो मुगल के यहाँ से जो चित्रकार थे वे शरण की खोज में पहाड़ों की तरफ चले गए, जहाँ पे इनको आश्रय मिला और इसके द्वारा पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किन शैली के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला है। तो इसकी व्याख्या आप समझ सकते हैं कि प्रश्नों को ध्यान से समझिए, उसके बाद के उत्तरों को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में धर्म का कोई स्थान नहीं था, धर्म की उत्पत्ति बाद में हुई। उस समय प्रकृति और शिकार, यही सब चीज़ें, तंत्र मंत्र वगैरह चलता था। इसका मतलब इसमें से, इसके कारण से ये सवाल आपका सही नहीं है। बाकी यहाँ पर ये बौद्ध से संबंधित था, मध्यकाल धर्म से संबंधित था, हिंदू धर्म, राधा कृष्ण इत्यादि की। मुगलों में भी इन सब के चित्रण हुए हैं। दूसरा प्रश्न में आपका अजंता बौद्ध का हो गया। पाल में भी जैन तीर्थंकरों के चित्रण बने हैं। जैन तो है, ये है राजस्थानी, हिंदू धर्म से संबंधित बने हैं। इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है। इसमें दक्षिण में विषय वस्तु अलग थी और आधुनिक में भी धर्म के चित्रण न के बराबर हुए हैं। इसमें ये सही है, लेकिन बूंदी भी दक्षिणी होने कारण से ये भी प्रश्न सही नहीं है। आपका प्रश्न संख्या 2 सही है, इसको आप लोग समझ लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका अत्यंत आवश्यक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये मुगल वंश से, मुगल काल से संबंधित है। प्रश्न है मंसूर किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसके उत्तर है मुगल, मौर्य, गुप्त और आधुनिक। तो हमने प्रारंभ में ही आपको बता दिया कि ये मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार था। तो इसका सही उत्तर है मुगल। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ये मंसूर किस शैली का प्रसिद्ध कलाकार था? मुगल शैली का। और ये किसके दरबार में था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहांगीर के दरबार का ये मुख्य चित्रकार था। इसकी विशेषज्ञता जो थी, ये क्या विशेष बनाता था, इसकी दक्षता किसमें थी? वह थी पशु, पक्षी और वनस्पतियों का चित्रण करने में इसको विशेषज्ञता हासिल थी। ये उड़ते हुए पक्षी को भी देख करके हूबहू चित्रण कर सकता था।
इसने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, विशेषकर पशु पक्षी और जो वनस्पतियों से संबंधित चित्र हैं वे अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। इसके प्रसिद्ध चित्र हैं बाज और जेब्रा। तो इसके प्रश्न आ सकते हैं, इसके चित्र का दिया कि बाज का चित्रकार कौन है, तो मंसूर। जेब्रा का कर सकते हैं, किसके दरबार में था, जहांगीर के दरबार में। इसने किसमें दक्षता हासिल की थी, इसने पशु पक्षी और वनस्पतियों में दक्षता हासिल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिला चित्र किस काल की देन है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। शिला चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल की देन है। शिला चित्र का मतलब वो है कि जो गुफाओं में, शिलाखंड में इत्यादि में जो चित्र बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं, उन्हीं को शिला चित्र कहते हैं। तो मौर्य काल में भी अन्य चीज़ों का आविष्कार हो चुका था, कपड़े का इत्यादि के पे काम होता था। गुप्त काल और आधुनिक में तो बहुत सारे मीडियम है। तो शिला चित्र का जो स्तन समय है वो प्रागैतिहासिक काल में इसके चित्रण होते थे। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन 4 उत्तर में देखिए, इसका उत्तर प्रश्न संख्या 3 सही है। असित कुमार हलदर इस पुस्तक के लेखक हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, साथ में इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न। असित कुमार हलदर से संबंधित जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनमें से है कि असित कुमार हलदर किस शैली के कलाकार थे, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनके गुरु कौन थे। तो उससे संबंधित चलिए व्याख्या देखते हैं। असित कुमार हलदर जो है बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब उच्च शिक्षा में आए तो इन्होंने शांति निकेतन और कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहां पर इनके गुरु थे महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। इन्होंने वहां से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद सबसे पहले जयपुर में, जयपुर कला विद्यालय में अपना काफ़ी समय दिया। उसके बाद बहुत लंबा समय इन्होंने रिटायर होने के पूर्व तक लखनऊ कला विद्यालय में ये पूरा अपना समय दिए, अमूल्य योगदान दिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि असित कुमार हलदर किस कला विद्यालय में प्राचार्य थे। तो जयपुर, जयपुर के बाद लखनऊ। अगर केवल लखनऊ उत्तर है तो आपका उत्तर लखनऊ सही होगा। ये इन सब के साथ साथ जोगीमारा और बाघ जैसी अन्य गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाए थे। देखिए, प्रतिलिपियों का मतलब ये था कि उस समय कैमरा तो था नहीं कि जो चित्र हमको दिख रहे थे उसको हूबहू कोई फोटो खींच सके। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये बहुत शानदार स्थल थे, अजंता, एलोरा, बाघ, अन्य बहुत शानदार चित्र थे, तो उसकी प्रतिलिपियां बनाने का प्रयास किया। उसके लिए इनको अच्छे चित्रकार की जरूरत थी, तो जिसमें असित कुमार हलदर, क्षेमेंद्रनाथ गुप्त जैसे करके बहुत सारे कलाकारों का, मनीषी दे इत्यादि कलाकारों का सहयोग लेके उन लोगों ने इन सब चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। तो ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कौन बनाया था, असित कुमार हलदर ने। इस प्रश्न को देखिए, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं जिसमें किसी का एक कथन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। जैसे सामने दिया है, जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। इसको किसने कहा, किसकी ये उक्ति है। तो इन 4 में से रविन्द्रनाथ टैगोर की ये उक्ति है। तो चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानते हैं और इसके बारे में समझते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला और भारतीय पूर्ण इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 में बंगाल के जोड़ासांको नामक स्थान में हुआ था। ये प्रश्न आ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको नामक कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने 1901 में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान विश्वविद्यालय माना जाता है। 1913 में इनको गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था जो किसी एक भारतीय को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये एक अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको केवल चित्रकला के दृष्टिकोण से नहीं, सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने उसको आप लोग बहुत अच्छे से उत्तर कर सकेंगे। अगला दिया है, आधुनिक चित्रकला के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने जो पुरानी परंपरागत चली आ रही चित्रकला राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है हूबहू चित्रण की शैली थी, उसको इन्होंने बिल्कुल परिवर्तित करके इन्होंने चित्रण को जो नए नए तरीके से खोजा कि इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। इन्होंने फूल को उठाया, उसके रस से चित्र बना दिया, उसको घिस करके। तो प्रकृति से चीज़ों को उठा के इन्होंने बनाया, अलग अलग शैलियों में बनाया इन्होंने। इनके चित्र कोणीय थे। और एक प्रश्न बनता है कभी, ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसके चित्र बालकों के चित्रों के समकक्ष थे। तो इनके चित्र जो थे बिल्कुल
समझ सकते हैं कि जैसे कोई बालक बनाता, छोटा सा बालक, उसके जैसे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि महान साहित्यकार थे और इन्होंने अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पे, सोचिए 67 ईयर, 67 साल की उम्र में जब लोग सब चीज़ों से रिटायर हो जाते हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 67 साल थी, उन्होंने इस उम्र की अवस्था में चित्रकला पे काम किया और चित्र बनाना प्रारंभ किया। छोटे छोटे चित्र बनाए और इनकी मृत्यु 1941 में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किशनगढ़ शैली, इस शैली से आपको कोई न कोई प्रश्न जरूर बनेगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। किशनगढ़ शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे? सावंत सिंह, बिशनदास, हरिदास के असित कुमार हल्दर। तो ये तो वर्तमान समय के हैं। बिशनदास, हरिदास मुगलों के समय थे। सावंत सिंह इसके सही उत्तर है। तो सही उत्तर आप लिखिए सावंत सिंह। अब आइए इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो सावंत सिंह के बारे में समझिए। सावंत सिंह जो इनका उपनाम अपने उन्होंने रखा था नागरी दास, तो नागरी दास उपनाम से ये कविताएं लिखा करते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और ये राजस्थान शैली के मारवाड़ नामक क्षेत्र से संबंधित थे। मारवाड़ क्षेत्र के ये शासक थे। इन्होंने इस शैली को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है बनी ठनी। ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ये इसकी प्रसिद्धि आप मान सकते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग के समकक्ष मानी जाती है, जिसके चित्रकार निहाल चंद थे। ये सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार हैं। सावंत सिंह ने अपना और अपनी रानी का एक चित्र बनवाया जो बनी ठनी के नाम से। अपना रूप कृष्ण के समान माना, रानी का रूप राधा के समान। तो ये जो राधा कृष्ण का रूप था, सावंत सिंह और उनकी रानी, जो चित्र बना बनी ठनी, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। बनी ठनी में प्रश्न आ सकता है कि बनी ठनी का चित्र का आधार क्या है? तो राधा कृष्ण थे मुख्य रूप से। कौन बने थे? सावंत सिंह और उनकी पत्नी। वर्तमान में ये प्रश्न बन सकता है कि बनी ठनी नामक जो चित्र है वर्तमान में कहाँ पर है? तो बनी ठनी नामक जो चित्र है वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो कि एक अत्यंत प्रसिद्ध चित्र है। तो आशा है कि आपको समझ में आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक शैली के चित्रकार थे यामिनी राय, शैलेंद्र डे, एन.एस. बेंद्रे की अमृता शेरगिल, जिसमें से यामिनी राय आपका सही उत्तर होगा। बाकी तीन जो है आधुनिक चित्रकला के संवाहक रहे हैं। इन्होंने मॉडर्न पेंटिंग बनाया है। तो चलिए यामिनी राय के बारे में समझते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको समझते हैं। यामिनी राय के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इनका जन्म बिहार के बांकुड़ा नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार जो था वो जमींदार परिवार था। तो अपने बचपन में जब वहाँ पर आसपास रामलीला या अन्य कोई नाटक होता, तो यामिनी राय भी उनके साथ साथ आगे पीछे देखते और उनसे कुछ सीखते। बचपन में इन्होंने कुम्हारों के द्वारा बनाए गए जो खिलौने थे, मिट्टी के खिलौने या छोटे मोटे चित्र, उससे इंस्पिरेशन लेके सीखा। और इनके जो चित्र है वो एक अलग तरीके की दुनिया में हमको ले जाते हैं। लंबी लंबी आँखें, एक अलग तरीके का सपाट चित्रण। तो यामिनी राय जो हैं वो लोक शैली के प्रारंभिक संवाहक माने जा सकते हैं। इन्होंने एकदम नई विधा का प्रारंभ किया और अपने चित्रों को लोक शैली के समान बनाया। जैसे लोग घरों में पे दीवारों पे चित्र बनाते हैं, उन्हीं चित्रों को इन्होंने कैनवास पे उतारा। ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये बंगाल में गए और बंगाल में शिक्षा प्राप्त की। इनके भी गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने अपने प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा पूरी कर लेने के बाद काफ़ी समय तक प्रयागराज में रहे। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। उसके बाद इनको मौका मिला और ये लाहौर में जाके शिक्षा दी। आज़ादी के पहले ये लाहौर में रहे, वहाँ पर शिक्षक रहे, कला शिक्षक, लाहौर आर्ट कॉलेज में। आज़ादी के बाद जब वहाँ की स्थिति खराब हुई तो ये वापस आ गए और दिल्ली में रहने लगे। वहाँ पर इन्होंने चित्रण कार्य किया। प्लीज अगला प्रश्न, इसमें से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बना गोलाकार यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो उत्तर दिए गए हैं, चार के चारों स्थल आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। लेकिन इसमें प्रश्न है पत्थर का बना गोलाकार यंत्र, जिसको आप लोग चक्की मान सकते हैं और एक आधार बना है उस पर। तो ये जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर भी दूसरा सही है, नर्मदा घाटी के तट पे प्राप्त हुआ था। तो चलिए इसके साथ में इन सब की व्याख्या देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न में आप देखिए कि पहले समझना है पूरा पाषाण काल या पाषाण काल जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उसमें कौन कौन से समय हैं और उसकी समय सीमा क्या रही है।
तो पहला पूरा पाषाण काल, जिसकी समय सीमा थी 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 25,000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसकी समय सीमा 25,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर पाषाण, जिसको नव पाषाण काल भी कहते हैं, इसकी समय सीमा थी 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 50 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जिसमें से सर्वाधिक कार्य जो है उत्तर नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार, बर्तनों का आविष्कार। प्रश्न पूछता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में आता है। बर्तन इत्यादि का मध्य पाषाण और नव पाषाण काल माना जाता है। हरनी, हरण और बेलारी जो दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थल है, ये प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर सर्वाधिक उत्तर पाषाण कालीन यंत्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय वस्तु क्या थे। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो थे वे जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में। उनका काम केवल शिकार करना और कोई विशेष कार्य तो था नहीं, तो बस शिकार करना, शिकार मिल जाने खुशी में उत्सव मनाना और शिकार करने के पूर्व जादू टोना और तांत्रिक क्रिया करना। तो इसमें प्रश्न दिया है विषय वस्तु क्या थी, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है, ये कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही नहीं कह सकते हैं। सामाजिक क्रियाकलाप तो बिल्कुल नहीं था वहाँ पर। इसमें कह सकते हैं आप आखेट, जादू टोना और दैनिक क्रियाकलापों के चित्र पाए गए हैं। तो ये आपका एक सही उत्तर है, उत्तर संख्या 4, ये आपका सही उत्तर है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें जादू टोना आखेट इत्यादि इनके क्रियाकलाप थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थित है। और इसका अब हम लोग व्याख्या समझते हैं पंचमढ़ी के, जिससे आप लोग कई उसके उत्तर बना सकें। पंचमढ़ी गुफा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पंचमढ़ी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि पांडवों ने निवास किया था। यहाँ पर कई गुफाएं हैं और जिनके चित्र जो है छत पे बनाए गए हैं, और कहा जाता है कि पांडवों की रसोई थी। बहुत सारी वहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें प्रमुख गुफाएं हैं लश्करिया, नींबू भोज, इमली खो और माणा देव। ये आसपास की गुफाएं हैं जहाँ पर एक विशाल बकरी का चित्र है। इस तरह के बहुत सारे चित्र वहाँ पर मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका नाम पड़ा है पांडवों का निवास के कारण से। यह होशंगाबाद, जबलपुर के आगे होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है। इसकी खोज काफ़ी समय के बाद अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने वहाँ पर रहना, इसकी खोज की थी D.H. गार्डन नामक एक अंग्रेज ने। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, D.H. गार्डन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने यहाँ पर खोज की और उसके बाद अंग्रेजों का ये प्रमुख सैरगाह माना गया। तो ये रहा पंचमढ़ी की बात। अगला प्रश्न जो है वो आधुनिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। एक प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, जिसको आप लोग M.F. हुसैन के नाम से भी जानते हैं। M.F. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इसमें केवल प्रश्न है कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसको समझ लीजिए। उसके बाद इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, जिसमें से आप कई प्रश्नों के उत्तर आपके बन जाएंगे। तो M.F. हुसैन का जन्म हुआ था 1915 में महाराष्ट्र के सोलापुर नामक स्थान में, और इनका बचपन इंदौर में बीता। तो चलिए इनकी व्याख्या करते हैं। उत्तर है इसका 1915। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1915 में महाराष्ट्र के सोलापुर में पंढरपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये इनका बचपन इंदौर में बीता। इनके माता पिता इंदौर में थे, इनका बचपन इंदौर में बीता। इंदौर में समय कुछ बिताने के बाद ये महाराष्ट्र चले आए। महाराष्ट्र में बम्बई में इन्होंने फिल्मों के पोस्टर बनाए, बहुत सारे प्रकार के काम किए। बाद में पैग ग्रुप जो है, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, इसके संस्थापक सदस्य थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रुप हुआ, जिसने बहुत सारी प्रदर्शनियां लगाए और ये धीरे प्रसिद्धि की ओर चलते गए। 2006 में इन्होंने कतर की नागरिकता ली। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि M.F. हुसैन ने अपनी अंतिम अवस्था में हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए, अजीब अजीब चित्र बनाए, जिससे इनको धार्मिक विरोध का सामना करना पड़ा और भाग कर इनको कतर की नागरिकता लेनी पड़ी। तो 2006 में इन्होंने कतर की नागरिकता प्राप्त की और उसके ठीक 5 साल के बाद 2011 में इनकी लंदन में बीमारी से मृत्यु हो गई। तो ये हुसैन के बारे में। और द थ्रू आइज ऑफ ए पेंटर के नामक एक इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिसमें बर्लिन में इनको गोल्डन बियर नामक पुरस्कार मिला था। तो यही इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई, कहाँ की नागरिकता प्राप्त की, मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। तो आशा है कि इससे संबंधित आपके 5-6 प्रश्न तैयार हो गए हों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु काल से।
इससे भी संबंधित आपके कोई न कोई प्रश्न जरूर परीक्षा में आएंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इससे संबंधित आगे भी कुछ प्रश्न आएंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे, उसको बताएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देखिए और इससे संबंधित उसकी व्याख्या। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों में सबसे प्रमुख क्या है? वहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले, सिक्के मिले, मोहरे मिली, स्नानागार, ईंटों के मकान इत्यादि मिले, हार बनके वगैरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ईंटों से बने मकान और स्नानागार। ये पहला उत्तर आपका सही है। और चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो ईंटों से बने मकान और स्नानागार। स्नानागार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। स्नानागार और अन्नागार, अन्नागार जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था। स्नानागार एक प्रकार से सामूहिक स्थल माना जाता था। हो सकता है वहाँ पे स्विमिंग पूल रहा हो स्नान के लिए, या दीपदान इत्यादि कार्य के लिए बनाया गया था। बहुत ही विकसित अवस्था में पाया गया है। उस समय की ये स्थल है जब पूरे विश्व में कहीं पर भी सामाजिक सभ्यता का कहीं नामो निशान नहीं था। उस समय हमारे देश में एक विकसित सभ्यता थी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दिखाई देती है। यहाँ पर स्नानागार का नाप लिखे हैं कि ये प्रश्न बनता है, जिसके अगर मीटर में पूछा जाएगा तो आपको लिखना है 12, 7 और 3। ये मीटर में। अगर फीट में देखा जाए तो 39 लंबाई, 23 चौड़ाई और 8 फीट गहराई थी। ये स्नानागार के बारे में हुआ। अब पक्की ईंटों से मकान। पक्की ईंटों से प्राथमिक साक्ष्य हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे वे, उसका जो मुख्य दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। बिल्कुल आप मान सकते हैं एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे नगरों में मकान बनाए जाते हैं, पक्की नालियाँ, हर घर में कुआं, स्नानागार इत्यादि थी। उस समय आज से 5000 साल पहले इतनी विकसित अवस्था में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, जिसको देखकर आज के भी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये हमारे देश की धरोहर रही है। तो ईंटों का मकान और स्नानागार समझ गए हैं। यहाँ से एक सर्व प्रमुख में जो प्रश्न बनता है कांस्य की प्रतिमा के बारे में, जो एक नर्तकी है, बाएं हाथ में उसकी चूड़ियाँ और कमर पे हाथ रखी हुई है, जिसका नाप है 10.5 सेंटीमीटर। ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इस पर भी प्रश्न बनता है मोहनजोदड़ो संबंधित। तो इन प्रश्नों पे आप ध्यान रखिएगा, संबंधित प्रश्न बनेंगे और आप उसके बहुत ही सहजता से उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? तो इसमें से ये 3 तो आपसे एक ही घर के थे। ये चाचा, इनके भाई और अवनींद्रनाथ इनके भतीजे। रविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर भाई भाई हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर इनके भतीजे हैं। लेकिन इसमें संस्थापक चित्रकार पूछा जाएगा तो ये इन्होंने चित्र प्रारंभ किया। ये तीनों चित्रकार थे, लेकिन संस्थापक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। इन्होंने ही बंगाल शैली के चित्रों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रों की एक नई परंपरा प्रारंभ की। उसी तरह से गगनेंद्रनाथ टैगोर ने भी नई चित्र शैली बनाया, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान इसमें है अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ठाकुर परिवार के सुपुत्र थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल कलकत्ता के जोड़ा सांको नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, अविनाश स्वयं, सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे महान से महान लोग इनके परिवार में थे। इनके परिवार में चित्रकार भी थे, गायक भी थे, लेखक भी थे। प्रथम ICS भी इन्हीं के परिवार के थे। तो एक बहुत ही महान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनको प्रारंभ से ही एक अच्छा माहौल मिला। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जापानी चित्रकार तैकान और हिदिसा नामक महान कलाकारों से प्रारंभ मिला इनको। साथ में लंदन से आए कुछ चित्रकार भी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये रेगुलर चित्र कहीं नहीं सीखे हैं, लेकिन कलकत्ता कला महाविद्यालय के ये आचार्य भी रहे। साथ में इन्होंने षडंग नामक एक पुस्तक लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। जयमंगला नामक जो टीका लिखी गई थी कामसूत्र पे, उसी पे षडंग, जिसका श्लोक है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंगकम में इन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी जो आज बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है कि वर्तमान आधुनिक जितने भी महान कलाकार हुए जो बंगाल शैली संबंधित थे, DP राज चौधरी हो गए, असित कुमार हल्दर हो गए, छेमेंद्रनाथ गुप्त हो गए, ये सब के सब इनके शिष्य थे। यामिनी राय ने भी इनसे शिक्षा प्राप्त की है। तो एक महान चित्रकारों की एक पीढ़ी को इन्होंने शिक्षा प्रदान की। एक महान चित्रकार थे और इनको बंगाल शैली का संस्थापक चित्रकार माना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अजंता की खोज कब हुई थी? तो उत्तर दिए प्रश्न इसमें देखिए 1815, 1819, 1900 और 1905।
जिसमें सही उत्तर है 1819 में एक अंग्रेज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अंग्रेज सिपासालार घुड़सवार वो अजंता के आसपास कहीं भटक रहा था, तो वहाँ ग्रामीण एक बालक कुछ पैसे की लालच में कहा चलो साहब आपको एक दिखाते हैं बाघ। तो वो पहली बार गया और गुफाओं को देखा, दंग रह गया कि वो इतने शानदार चित्र वहाँ पे दिखाई दिए। तो ये अजंता की खोज 1819 में हुई। आपका उत्तर 2 सही है, बी। और इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं और इसकी जो बनावट है वो अर्धचंद्राकार है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं इस तरह से अर्धचंद्राकार आकृति में है, जहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे करके गुफाएं हैं। कुल मिला के 30। पहले यहाँ पर कुल 29 गुफाएं थी। 14 और 15 गुफा के मध्य में एक गुफा और मिली है जिसको नाम दिया गया 15 क। तो कुल गुफा 30। अगर 29 ऑप्शन रहेगा तो 29 लिखिएगा, अगर 29 30 है तो आपको 30 गुफा लिखना है, क्योंकि वहाँ पर 30 गुफाएं हैं। जिसकी खोज 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर नामक एक अंग्रेज जो मद्रास रेजिमेंट से संबंधित था उसने खोज किया था। इसका निर्माण काल 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक चला। सातवाहन, वाकाटक, गुप्त वंश इत्यादि तक बना। इसका निर्माण काल करीब 900 वर्षों तक चला। 900 वर्षों तक इसका चित्रण अनवरत चलता रहा। इसके चित्रों का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के जन्म, मृत्यु, जो उनसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके सब के चित्रण किए गए हैं। यहाँ पर जातक कथाओं का चित्र किया गया। देखिए, जातक कथा, गौतम बुद्ध से संबंधित जो कहानियां हैं उनको जातक कथा कहते हैं, जिनकी संख्या है 547। ये जातक कथा हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जातक कथा क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कहानियां बनाई गई है कि जब गौतम बुद्ध किस जन्म में हाथी बन के पैदा हुए, कभी चींटी बन के पैदा हुए, कभी राजा बन के, तो उनके जन्म से संबंधित जो कहानियां बनी हैं जिनकी संख्या 547 है, वे जातक कथाएं कही जाती हैं। 1983 में अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला। ये विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत आती है। ये इसका जो स्थल है औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले मुख्यालय से ये 102 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसका जो सबसे समीप स्थल है जलगांव नामक रेलवे स्टेशन, जहाँ से इसकी दूरी केवल 59 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बाघोरा नदी तट पे है, जिसका आकार हमने पहले बताया कि अर्धचंद्राकार स्थिति में है। इससे संबंधित प्रश्न बच्चों आपको जरूर कोई न कोई आएगा, तो आप इन प्रश्नों को समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आवश्यकता पड़े इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अथवा आप अच्छा नोट्स बनाइए, इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। प्रश्न दिया गया है कि मिर्जापुर में जो चित्र पाए गए हैं उनका समय काल क्या है। तो आपको मालूम है, बताया था कि मिर्जापुर के जो चित्र हैं वे उत्तर पाषाण काल या जिसको नवपाषाण काल कह सकते हैं। नवपाषाण काल का अभी पिछले में ही कुछ प्रश्नों में दिखाया था कि पाषाण काल की उम्र क्या है। पूरा पाषाण काल 30,000 से लेकर 25,000 साल, मध्य पाषाण काल 25,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर पाषाण काल 10,000 से लेकर 50 ईस्वी पूर्व तक का है, जिसमें से सही उत्तर इसमें है 5,000 ईस्वी पूर्व मिर्जापुर के चित्रों का समय काल है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिर्जापुर में जो प्रमुख चित्र हैं लिखनियादरी इत्यादि में पाए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है सूअर का शिकार। अगर प्रश्न कभी आता है कि सूअर का शिकार प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाया गया है, तो आप लोग तुरंत उसको लिखिएगा मिर्जापुर। ये अत्यंत प्रसिद्ध चित्र है जिसमें दिखा गया कि एक सूअर का आखेट कर रहे हैं, चारों तरफ से लोग घेर करके उसको भाले से उसको बीध रहे हैं और वो कराह रहा है, जिससे उसका मुख खुला हुआ है और 2 दांत उसके दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी किताबों में मिल जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मुगल काल से। इसमें दिया गया है कि मुगल शैली के प्रारंभिक चित्र किससे प्रभावित थे। तो इसका सही उत्तर है आपका ईरानी, क्योंकि मेवाड़ भारती और इराक से मेसोपोटामिया जिसको कहा जाता है उससे उसका कोई प्रभाव नहीं था। ये ईरानी शैली से था। बाबर जब भारत में आया तो अपने साथ शाहनामा नामक एक चित्र प्रति लाया था, जिसमें ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव था। ईरानी शैली के आकारिया इत्यादि चित्रकार उसके साथ में आए थे। बाबर जो है वो विहजात नामक एक चित्रकार से बड़ा प्रभावित था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अकबर के पहले, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, आप उत्तर अपने आप स्वयं बना लेंगे। अकबर के पहले के जो भी चित्र थे उन सब में ईरानी चित्रकारों का प्रभाव था। सैयद रजा, आकारिजा इत्यादि जो चित्रकार थे वे अपने चित्रों में ईरानी प्रभाव रखते थे। तो इसमें उसका उत्तर सही है आपका ईरानी। और ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर के बाद से मुगल शैली में भारतीय चित्रों और भारतीय विषय वस्तु हावी होती गई, उन पे संबंधित चित्र बनने लगे। अकबर के पहले के जो चित्र हैं उन सब पे ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव है।
अगला प्रश्न आपका है, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और काफ़ी सरल प्रश्न है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कुल्लू इत्यादि जो क्षेत्र हैं, उन्हीं सब में जो छोटी मोटी पहाड़ी रियासतें थी, उसमें जो कला पनपी उसी को पहाड़ी चित्रकला शैली कही जाती है, जिसके सबसे प्रमुख स्थल थे गुलेर, कांगड़ा और बसोली, चंबा, जम्मू इत्यादि उसके अन्य सहयोगी रियासतें थी, लेकिन प्रमुख रूप से गुलेर, कांगड़ा और बसोली में ये शैली फैली और इसके प्रमुख चित्रकार थे नैन सुख। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न रंगों से संबंधित है। इसमें से भी आपके कोई न कोई एक प्रश्न जरूर आएंगे। प्रश्न दिया है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? जिसका सही उत्तर है 8 होते हैं। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या समझ लीजिए, इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपका जरूर आएगा, इसको समझिएगा, काफी हद तक आपका सवाल। रंगों की व्याख्या में ओस्टवाल्ड चक्र प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको बताया इस चक्र में 8 रंग हैं। ये ओस्टवाल्ड जो है जर्मनी के एक महान प्रोफेसर थे, जो रसायन शास्त्री थे। प्रश्न अगर बनता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे। किस विषय संबंधित थे? रसायन शास्त्री थे। इन्होंने रंगों की व्याख्या की, आदर्श रंग, ठंडे रंग, गर्म रंग, ओस्टवाल्ड चक्र। तो इनका ओस्टवाल्ड चक्र अत्यंत प्रसिद्ध चक्र हुआ है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, 8 दिया है, लाल, नीला, हरा और पीला, ऐसे समझ सकते हैं, लाल, पीला, हरा और नीला। ये पहले आप बना लीजिएगा 4, और उसके बाद लाल और पीला मिला के नारंगी, पीला हरा मिला के धानी, हरा और नीला मिला के आसमानी, लाल और नीला मिला के बैगनी। यही इनके चक्र हैं। इन चक्रों का क्रम भी ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो चक्रों को बहुत ध्यान रखिएगा। कुल मिला के 8 रंग हैं। गर्म रंग और ठंडे रंग, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गर्म रंग कौन से, ठंडे रंग। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, हमको प्रकृति से किस चीज से गर्माहट मिलती है? सूर्य से और अग्नि से। अग्नि का और सूर्य का रंग क्या होता है? लाल, पीला या नारंगी। तो लाल और पीला से नारंगी बना है। तो लाल पीला से मिलकर जितने रंग बनेंगे वे सब गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे। ठंडे रंग हमको मिलते हैं पानी से और पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, पानी का रंग नीला माना जाता है। तो हरा और नीला ये ठंडे रंग है, और इनसे मिलकर जितने रंग बनेंगे वे सब ठंडे रंग की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरह से गर्म रंग में आप कुछ भी पूछेगा तो आप उसकी सही से व्याख्या कर सकेंगे और उसका उत्तर लिख पाएंगे। आपके नंबर बिल्कुल पूरे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रंग वाले में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो इंद्रधनुष में 7 रंग है, ये सबको मालूम है। अब इसमें समझिए रंगों का सही क्रम क्या है। एक सूत्र दे देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें सूत्र आपको ध्यान रखना है, बै, नी, आह, पी, ना, ला, 7 हो गए। इससे बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल, ये इसके सभी रंग हो गए। एक चीज का ध्यान रखना है, ये नीचे का क्रम है और ये ऊपर का। सबसे ऊपर लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर आसमानी, फिर नीला और बैगनी। इस चीज में आपको देखना है कि बैगनी कैसे बना है। इधर का ये लास्ट है। अगर इसको हम चक्र बनाते हैं इस तरह से, तो ये जो चक्र है, बैनी, आह, पीना, ला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें देखेंगे लाल और नीला मिलके बैगनी, नीला हरा मिला के आसमानी। इसी को प्रोफेसर ओस्टवाल्ड ने अपनी व्याख्या किया था, लाल और पीला मिला के नारंगी। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है, इसको आप समझिए। रंगों से संबंधित प्रश्न आप बड़े आराम से कर लेंगे। रंगों से संबंधित एक पूरा हम आपको वीडियो दे देंगे, जिसमें रंग से संबंधित सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। रंग श्रृंखला के अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं, हरा रंग कौन सा है? तो हरा रंग में दिया है पहला प्राथमिक, गरम, तटस्थ और द्वितीयक। देखिए रंग जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राथमिक में होता है ऐसे रंग जो पूर्णतया प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, उसमें कोई दूसरा रंग नहीं मिलता। तो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक में कुल 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। तटस्थ रंग में आते हैं काला और सफेद, ये आपका तटस्थ कहा जाता है, तटस्थ रंग। फिर उसके बाद होता है द्वितीयक रंग, ये वाला द्वितीयक रंग की श्रेणी में ये 3 और ये 2, इनसे मिलके इन 5 रंग से जितने भी रंग बन जाएंगे वे सब आपके द्वितीय रंग कहे जाएंगे, जिनकी संख्या लाखों में है।
इन 5 रंगों से जितने रंग बनेंगे वे सब के सब आपके द्वितीयक रंग कहे जाएंगे। तो ये रंग हो गए, रंगों का क्लियर हो गया। अब हरा रंग कौन सा है, तो इसमें आप देख सकते हैं हरा किस में कहा जाएगा, आपका उत्तर आ गया द्वितीयक, क्योंकि ये इन 5 से अलग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक। हरा रंग आपका द्वितीयक है। ठीक है, इसको आप नोट किए रहिएगा, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि इन 3 और ये 2, इन 5 से जितने रंग बनेंगे वे सब के सब आपके द्वितीयक कहे जाएंगे। कहीं कहीं पे हरा रंग को प्राथमिक रंग माना जाता है, लेकिन सही जो व्याख्या है उसमें 3 ही रंग है, क्योंकि कहा जाता है कि नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बन सकता है, तो वो आपका वो मिश्रित रंग हो जाएगा। मिश्रित मतलब द्वितीयक। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो बैगनी रंग लाल हरा से संभव नहीं है, हरा पीला से आपका धानी रंग बन जाएगा, नीला और सफेद से आसमानी रंग बनेगा। तो लाल और नीला अभी आपने देखा था, इनसे मिलकर जो रंग बनता है वो बैगनी बनता है। लाल और नीला, इसका सही उत्तर है 3। रंग की व्याख्या में अगला प्रश्न दिया गया कि आसमानी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है। तो अगर अभी आपने वीडियो देखा है, स्किप नहीं किया, तो आप समझ गए होंगे। रंगों को हमने काफी हद तक बता दिया है, जिसमें से देखिए लाल और नीला मिला के बैगनी बन जाता है, लाल सफेद मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बनेगा, नीला पीला मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। सही उत्तर होगा नीला और सफेद, जितना सफेद मिलाएंगे उतना ही वो आसमानी रंग पाता जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका नीला और सफेद, जिससे आसमानी रंग बनता है। अगला प्रश्न दिया है कि शीतल रंग, शीतल रंग मतलब ठंडक, ठंडे रंग। तो ठंडे रंग इसमें से कौन सा है, लाल, बैगनी, हरा और पीला। तो पहले बताया था लाल और पीला और उससे मिलकर जितने रंग बनेंगे वे सब गर्म रंग कहलाएंगे। हरा, नीला और उनसे रंग मिलकर जितने रंग बनेंगे वे सब ठंडे रंग कहलाएंगे। तो इसमें देखिए हरा दिखाई दे रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न उत्तर 4 हरा। पीला, लाल, बैगनी ये सब गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि लाल और पीला तो दोनों गर्म है। बैगनी रंग में भी लाल मिला हुआ है, लाल और नीला, लेकिन लाल की अधिकता ज़्यादा है, इसलिए ये गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे। ठंडा रंग आपका हरा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हों परीक्षाओं में, तो इसको अन्य तक जरूर शेयर करें। फिर इसके बाद हम मिलते हैं, ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको ढेर सारे प्रश्नों को दे दिया जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को हल कर सके। मिलते हैं अगले प्रश्न पे।